बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लीफ भी है। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। तो अगर एवोल्यूशन ऑफ लीफ की बेटा अगर बात करूँ तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ लीफ से पहले हम एक हिस्ट्री की बात करते हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स की बात करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो अर्ली वास्कुलर प्लांट्स थे, स्टार्ट में जो वास्कुलर प्लांट्स मौजूद थे, डू नॉट हैव रूट एंड लीव्स। अर्ली जो वास्कुलर प्लांट्स जिसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स हैं, वो ट्रू रूट और ट्रू लीव्स उनमें मौजूद नहीं थी, और अगर उनमें कोई स्ट्रक्चर मौजूद था तो उनकी जो बॉडी है वो स्मॉल साइज की थी। हमारे पास डिफरेंट ब्रायोफाइट्स, तो स्मॉल साइज उनकी बॉडी थी। लेट्स मैं कहता हूं ये मेरे पास जो अर्ली प्लांट्स उनकी ये बॉडी है, तो ये स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज में इनके पास रूट की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद थे, मैंने इनको नाम दिया राइजोइड का। राइजोइड रूट की तरह के उनमें स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। इसी तरह इरेक्ट स्ट्रक्चर्स जो के ब्रांचेस रखते हैं, और उनमें जो ब्रांचेस की अरेंजमेंट है वो डाइकोटोमसली है। मीन में उसमें दो ब्रांचेस इमर्ज होती हैं, दो ब्रांचेस इनमें से निकलती हैं। जिसमें ये मेरे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है, और ये दोनों ब्रांचेस जिस पॉइंट से निकल रही हैं उनका जो एंगल है वो सेम होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से जो ब्रांचेस निकल रही हैं इस एंगल में, उसी एंगल में इसी पॉइंट से इस साइड से भी निकल रही हैं। मीन कि मैं कह सकता हूं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की है उनमें से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो सेम एंगल से निकल रही हैं। आप आसानी के लिए इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं डाइकोटोमसली इस पॉइंट से जितने एंगल से इस तरफ राइट साइड को निकल रही हैं उतने ही एंगल से इस पॉइंट से लेफ्ट साइड को निकल रही हैं। तो ऐसी ब्रांचेस जो सेम पॉइंट से इमर्ज हो और उनका जो एंगल है वो सेम हो, उनको हम कहते हैं बेटा डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच है इरेक्ट स्मूथ एरियल पार्ट है। ये वाला जो एरियल पार्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मौजूद है, जिसमें डाइकोटोमसली ब्रांचेस मौजूद हैं, एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग सब टेरियम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया राइजोइड का, इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। चूंकि ये ड्राई प्लेस पर है, ड्राई प्लेस पर इनको वाटर की जरूरत होती है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें रूट की तरह एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उसको हमने राइजोइड का नाम दिया। ये पहले जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे उनमें रूट और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो मौजूद थे। अगर मजीद इनकी एवोल्यूशन की बात करें तो जो प्रिमिटिव प्लांट्स है, जो नेक्स्ट प्लांट आए जिनमें अडॉप्टेशंस आई, उनमें से एक मेंबर है हमारे पास कॉक्सोनियम। तो इस मेंबर में है सेम स्ट्रक्चर, कॉक्सोनियम में सेम स्ट्रक्चर होता है, लेआउट नेकेड स्टेम, स्ट्रक्चर सेम है। इसमें जो स्टेम है वो नेकेड होती है। नेकेड स्टेम का मतलब क्या है? ऐसी स्टेम जिसके ऊपर लीव्स ना हो, उस स्टेम को हम नेकेड स्टेम का नाम दे देते हैं। बट हमने इस स्टेम को नाम दे दिया नेकेड स्टेम, और उस प्लांट को जिसमें नेकेड स्टेम मौजूद ना हो, ये हमारे पास उसकी एग्जांपल मौजूद है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्लांट्स ने जो लीव्स की एवोल्यूशन की कैसे। क्या प्लांट्स में जिस तरह आज हमारे पास लार्ज साइज लीव्स मौजूद है, एसएचएस बना लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि किया क्या था, प्लांट ने जस्ट लाइक एक आउटग्रोथ। आउटग्रोथ क्या है? आपने बेटा आलू देखा है, आलू को कुछ बड टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम आउटग्रोथ का नाम देते हैं। तो सबसे पहले ब्रांचेस में आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बना। आउटग्रोथ यानी कि ग्रोथ
नुमा एक बड नुमा स्ट्रक्चर बना, हमने उस बड नुमा स्ट्रक्चर को नाम दे दिया आउटग्रोथ का। स्टार्ट में आउटग्रोथ इमर्ज हुई कहां पे? ब्रांचेस पे। तो ये इसका पहला पॉइंट था, आउटग्रोथ बनी। लेकिन स्टार्ट में जितने भी हमारे पास पौधे थे, जितने भी A to Z, उनमें चूंकि वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं थे, इस वजह से हम कहते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे नॉन वास्कुलर, क्योंकि उसके अंदर जो वेसल्स हैं, वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं थे। लेकिन उनमें स्टेम नहीं थी, स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर था। लीफ मौजूद नहीं था, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर था। अब लीफ की तरह का स्ट्रक्चर प्रिमिटिव प्लांट में कौन सा आया? एक आउटग्रोथ, स्मॉल बड शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। कहां पे? ब्रांचेस पे। तो ये प्रिमिटिव प्लांट्स की में एवोल्यूशन हो रही है, लीफ की, लीफ में एक बड। अब लीफ की अगर मैं प्रिमिटिव फॉर्म की बात करूं तो लीफ बेसिकली एक बड शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में था प्रिमिटिव प्लांट्स में। उसके बाद क्या होता है कि अब एक ऐसा प्लांट हम बात करेंगे जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स तीनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हो और उस स्ट्रक्चर में वास्कुलर टिश्यू भी मौजूद हो। ये एक एमसीक्यूज भी है, इसको अपने अच्छी तरह कर लेना है। लाइकोपोड्स, लाइकोपोड्स पौधों का वाहिद मेंबर है जिसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने ट्रू स्टेम और रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को किस बुनियाद पर किया? हमने कहा कि जिसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद हो वो ट्रू स्टेम है, और अगर वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं है तो वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि लाइकोपोड्स में ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीफ का साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, उसमें चूंकि वास्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइकोपोड्स में रूट, स्टेम, लीव्स मौजूद हैं, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि उसके अंदर वास्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं। तो ये एवोल्यूशन में पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो आउटग्रोथ का था। आउटग्रोथ के बाद इसी आउटग्रोथ में चूंकि वास्कुलर टिश्यू ऐड होने शुरू हो गए तो वो ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ट्रू लीफ में कन्वर्ट हो गए। तो अभी लीफ का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे पास मौजूद है और उस स्ट्रक्चर में वास्कुलर टिश्यू मौजूद है। आइए हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं, जो पहले लीफ बने थे वो स्मॉल साइज है या लार्ज साइज। बेटा पॉइंट्स को आप नोट आउट करते जाइए, पहले आउटग्रोथ, देन आउटग्रोथ के अंदर वास्कुलर टिश्यू ऐड होने शुरू हो गए। अब आउटग्रोथ की एक स्पेसिफिक शेप बननी शुरू हो जाएगी। जो स्टार्ट में हमारे पास प्लांट्स थे उनके ऊपर जो लीव्स ग्रो कर रहे थे वो स्मॉल इन साइज थे। स्टार्ट में जो लीव्स बने जिनको हमने नाम दिया माइक्रोफिल का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लफ्ज है माइक्रोफिल। माइक्रो का लफ्ज मतलब है स्मॉल, और फिल हम बायोलॉजिकली टर्म में जब भी लीफ बताते हैं तो बायोलॉजी में हम फिल का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है लीफ। तो ऐसा लीफ जो स्मॉल इन साइज है और इसके अंदर सेंटर में एक वेन मौजूद है। बेटा अगर आप गौर करें तो इस वेन की कोई ब्रांच यहां पे आपको नजर नहीं आ रही, बट मीन कि ये वेन फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। तो ये वाली जो वेन है फर्दर डिवाइड नहीं हुई, स्मॉल साइज। तो स्टार्ट में वास्कुलर टिश्यू, पहला पॉइंट था आउटग्रोथ बनी, आउटग्रोथ के अंदर वास्कुलर टिश्यू है। अब आउटग्रोथ कन्वर्ट हो गई स्मॉल लीफ जिसको हम नाम दे रहे हैं माइक्रोफिल का। और ये माइक्रोफिल है क्या? स्मॉल इन साइज है और अनडिवाइडेड इसके अंदर वेन मौजूद है। इन लाइकोपोड्स लीफ आर स्मॉल इन साइज। जो लाइकोपोड जिसमें ट्रू लीफ मौजूद थे उसमें जो ट्रू लीफ मौजूद था वो स्मॉल साइज का था। अब ऐसे लीफ जो स्मॉल साइज के हो और अनडिवाइडेड वेन मौजूद हो, बेटा अनडिवाइडेड का मतलब है लेट्स से ये सेंटर वाली वेन की में से अगर ब्रांचेस निकलती तो इसमें क्या होता है? डिवाइडेड वेन्स। अभी अनडिवाइडेड वेन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है, इसे कहते हैं अनब्रांच्ड वेन। तो ये एक माइक्रोफिल है,
लीफ है, पत्ता है, स्मॉल इन साइज है और इसके पास कोई भी वेन में ब्रांच मौजूद नहीं है। दूसरे लीव्स जिनमें साइज लार्ज है और सेंटर में एक मेन वेन्स और वेन में से ब्रांचेस इवॉल्व हो रही, इमर्ज हो रही। तो यहां पे हम बताते हैं कि ये वाली जो लीव है लार्ज इन साइज है और इसकी जो वेन है ये डिवाइडेड हो रही है। डिवाइडेड के साथ साथ चूंकि ये जो पौधा है ये अपनी विड्थ में इंक्रीज कर रहा है, साइज में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल साइज है, यहाँ पे लार्ज साइज है। अब लार्ज साइज बनना एक बात, अब लार्ज साइज इसके यहां से लेकर यहां तक इसके पार्ट को हम कहेंगे लेमिना, या फिर हम इसको ब्लेड का नाम भी देते हैं। लेमिना या ब्लेड इस पर डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद इसका साइज लार्ज हो गया। तीसरी बात की हमने जो वेन है ये डिवाइडेड हो गई। तो ये तीन फर्दर अडॉप्टेशन आ जाती हैं मैक्रोफिल्स मेगाफिल्स में, तो लार्ज साइज आ गया। तो अडॉप्टेशन का फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि इसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई। पहला आउटग्रोथ, दूसरा उस आउटग्रोथ में वास्कुलर टिश्यू, तीसरा माइक्रोफिल और चौथा आ गया मेगाफिल्स। बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ लीव में ये चार स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और इन स्टेप्स को टेक प्लेस होने के लिए मीन के आउटग्रोथ से लेकर मेगाफिल तक का जो ड्यूरेशन है वो राउंड अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अबो है। तो हम कह सकते हैं तकरीबन ये 350 करोड़ साल बनते हैं। इतने साल का ये ड्यूरेशन है जिसमें एक आउटग्रोथ, फिर आउटग्रोथ में वास्कुलर टिश्यू, फिर माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल से मेगाफिल्स, ये कंप्लीट एक प्रोसेस है और इसमें अक्सर टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। तो बड़ा मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कई दफा आपके सवाल बोर्ड में रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन ये आता है राइट डाउन द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो चुका है, मेगाफिल का वर्ड आता है। तो बेसिकली एवोल्यूशन के अगर स्टेप की मैं बात करूं तो पहला स्टेप होगा आउटग्रोथ, दूसरा आउटग्रोथ के अंदर वास्कुलर टिश्यू का जन्म, तीसरा माइक्रोफिल, माइक्रोफिल के बाद मेगाफिल आते हैं। आइए मेगाफिल को थोड़ा सा रीड करते हैं। लार्ज लीव्स, क्योंकि इनका साइज लार्ज साइज लीव है, हैविंग डिवाइडेड वेन्स। अब इसके पास डिवाइडेड वेन्स होती हैं, ये बेटा आपके पास डिवाइडेड वेन्स है, एंड वेनलेट्स। अब यहां पे एक वर्ड आया वेनलेट्स का, जो मेन वेन फर्दर डिवाइड हो रही है उसको हम कहते हैं वेनलेट्स। मेन वेन की ब्रांचेस को हम नाम दे रहे हैं वेनलेट्स का। विद एन एक्सपेंडेड लीव्स, फैला हुआ लीव है। अब फैले हुए लीव के लिए हमने नाम दिया लेमिना या ब्लेड्स का। लीफ ब्लेड आर लेमिना नाउन एज मेगाफिल। मेगाफिल आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फर्न्स एंड सीड प्लांट। अब फर्न्स और सीड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनते हैं उनको हम सीड प्लांट्स कहते हैं। फर्न्स फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल स्टार्टेड फ्रॉम डाइक्रोमेटस। तो एवोल्यूशन जो है वो डाइक्रोमेटस से हुई है, इनके दो ब्रांचेस से इसकी ग्रोथ एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई। तो हम एवोल्यूशन के पॉइंट अगर स्टेप देखें तो आउटग्रोथ से पहले डाइकोटोमस ब्रांचेस, देन आउटग्रोथ के अंदर वास्कुलर टिश्यू, देन माइक्रोफिल, माइक्रोफिल के बाद मेगाफिल। जो टाइम रिक्वायर होता है वो आपके पास 350 मिलियन ईयर हो। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कितना टाइम है एवोल्यूशन ऑफ लीफ का। बट एक तो अपने ये स्टेप याद रखने हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लीफ, लीफ भी कौन सा, मेगाफिल की बात करेंगे। तो मेगा लार्ज फिल लीफ, लार्ज साइज जो लीव्स की बात करेंगे तो उसके बेसिकली 3 स्टेप हैं। तो पहला आएगा आपके पास ओवरटॉपिंग, दूसरा प्लेनेशन, तीसरा आएगा फ्यूजन या वेबिंग। बेसिकली होता ये है कि एक प्लांट में
डाइकोटोमस जो ब्रांचेस हैं, ये हमने बात की कि डाइकोटोमस ब्रांचेस वो होती हैं जो एक ही एंगल से इवॉल्व होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक तरफ जो ब्रांचेस हैं इनका साइज ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ साइज कम हो, तो मैं ये कहता हूं कि ओवर कर गई है। किस लिहाज से? ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इस ब्रांच के मुकाबले में ये वाली जो ब्रांच है, मैं इनको नेम देता हूं ब्रांच ए, ब्रांच जो बी है या ब्रांच 2 है उससे ओवर कर गई। किस लिहाज से? ग्रोथ के लिहाज से। तो ओवर टॉपिंग का मतलब ये है कि एक तरफ ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो गई और दूसरी तरफ जो ब्रांच है उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई। तो ये पहला स्टेप है मेगाफिल के एवोल्यूशन का। मैं कह सकता हूं कि अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑन ए स्टेम। स्टेम के ऊपर जो अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस हो रही है, इधर ब्रांचेस इसका साइज लार्ज और इधर स्मॉल हो जाती है। डाइकोटोमस ब्रांचेस स्टेम शो अनइक्वल ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग अनइक्वल है, सम ब्रांचिंग रिमेन शॉर्ट, बेटा कुछ ब्रांचेस शॉर्ट रह रही हैं, while other grew expand, जबकि जो दूसरी ब्रांचेस है वो एक्सपेंड करके लार्ज इन साइज हो रही है। अब मैं यहाँ पे ओवरटॉपिंग की डिफाइन करूंगा, एन अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस कॉल्ड ओवरटॉपिंग। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, इसको आप इस तरह याद कर लें, अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस। मुख्तलिफ ब्रांचेस जो एक स्टेम पर ग्रो कर रही है, उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो अनइक्वल है, तो उसको हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, व्हाट इज द ओवरटॉपिंग? तो हमने कहना अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस कॉल्ड ओवरटॉपिंग। और अगर ऐसा हो कि ये वाली जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनकी जो ग्रोथ है वो अनइक्वल हुई है, ये एक ही प्लेन में आ जाए, मिसाल के तौर ये दोनों हैं, ये इस प्लेन में है, ये दो अगर एक ही प्लेन में है, इनके ये वाली जो इधर है जो इधर, इनका एक ही प्लेन हो जाए, हम इसको इस तरह करते हैं कि ब्रांचेस डिवाइड हुई, बेटा एक ही प्लेन में ये डिवाइड हो रही है, एक प्लेन में, हम कहते हैं ये अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। अगर वेन्स की जो डिवीजन है वो एक ही प्लेन में अरेंज हो जाए, डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं एक ही प्लेन में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं प्लेनेशन। प्लेनेशन का लफ्जी मतलब यही है कि एक प्लेन, सेम प्लेन। अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल डाइकोटोमस ब्रांचेस इन वन प्लेन। जो अनइक्वल डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं अगर ये एक ही प्लेन में आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्लेनेशन। जो ओवरटॉपिंग दूसरा स्टेप आ गया प्लेनेशन का। तीसरी बात करेंगे फ्यूजन और वेबिंग। ये वाली जो अनइक्वल ब्रांचेस हैं और ये एक ही प्लेन में है, बेटा ये आपके पास एक ही प्लेन में है अनइक्वल ब्रांचेस, जिसको आपने नाम दिया प्लेनेशन का। लेट्स मैं कहता हूं ये यहां तक स्प्रेड है। इनके दरमियान अगर वेन्स अरेंज हो जाए, चूंकि वेनलेट्स मौजूद हैं, मीन के इनके दरमियान जो स्पेस है ये फिल अप हो जाए। ये बेटा ऐसी है कि आपने अक्सर बतख को देखा होगा या फ्रॉग की जो डेवलपमेंट के स्टेजेस के दौरान देखा होगा, उसके पांव की फिंगर्स होते हैं इस तरह, ये फिंगर्स के दरमियान वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इन वेन्स के दरमियान में वेब की तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसको हम कहते हैं वेबिंग या फ्यूजन। तो मेगाफिल्स की एवोल्यूशन का ये तीसरा स्टेप है। इस तरह लीव्स की एक स्पेसिफिक शेप बननी शुरू हो जाती है, यानी कि वेन्स के दरमियान जो स्पेस है वो फिल अप होना शुरू हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेबिंग। The space between overtopped dichotomous branches was occupied by a sheet of parenchyma cells। ये एमसीक्यूज है कि ये वाली जो स्पेस है फिल इन सेल्स से हुई पेरेंकाइमा सेल से। पेरेंकाइमा सेल से ये स्पेस फिल हो गई। अब हम बात कर रहे हैं रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि अनपैरेलल विनेशन।
अगर मैं कहता हूँ कि वेन्स हैं एक लीफ में, उनमें प्लेन सीम में, ये भी इधर से ग्रो हुई, मैं जिस कहता हूँ कि ये मेरे पास एक वेन है, वेन में जो वेनलेट है वो सेम पॉइंट से हो रहा है, तो इसे मैं कहूँगा पैरेलल वेनेशन। और अगर रैंडमली हो कि जो वेनलेट है वो यहाँ से दूसरी यहाँ से, तो रैंडमली उसको कहते हैं रेटिकुलेट, रैंडमली वेनेशन। पैटर्न दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वाज वेरी स्लो, ये एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, एंड ग्रेजुअली विच कंप्लीट इन मोर देन 15 to 20 मिलियन ईयर, और तकरीबन इसको 15 से 20 साल रिक्वायर होते हैं। बेटा एवोल्यूशन ऑफ लीफ या एवोल्यूशन ऑफ मेटाफिल्स, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। अगर एवोल्यूशन ऑफ लीफ आएगा तो आपने इसकी प्रिमिटिव हिस्ट्री के बारे में बताना है कि बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ लीफ से पहले कौन से स्टेप्स हुए थे। तो स्टेप में बताना है कि पहला जो काम हुआ था वो डाइकोटोमस ब्रांचेस बने, दूसरा आउटग्रोथ, तीसरा काम क्या हुआ कि माइक्रोफिल्स बने, तीसरा ये हो कि आउटग्रोथ के अंदर वास्कुलर टिश्यू जो है इवॉल्व हो गए, वास्कुलर टिश्यू के बाद फोर्थ काम इनके अंदर माइक्रोफिल्स बनने शुरू हो गए, माइक्रोफिल्स के बाद मेगाफिल्स। तो मेगाफिल्स की हिस्ट्री के आपने डिफरेंट पॉइंट बताने हैं, और अगर आपके पास आ जाए एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स तो आपने मेगाफिल के बाद ये कंप्लीट स्टेप बता देने कि मेगाफिल्स में जो वेन्स हैं इनके अरेंजमेंट अनइक्वली ग्रो करती है, ये वेन्स देन वेन्स एक ही प्लेन में ग्रो करना शुरू कर देती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही प्लांट में, बल्कि बहुत सारे पौधों में, ये जनरेशंस ऑफ प्लांट में ये स्टेप हो रहे होते हैं। इसी वजह से तो इतने साल लगते हैं, मीन के एक जनरेशन में एक स्टेप हुआ, दूसरी जनरेशन में दूसरा स्टेप, तीसरी जनरेशन में तीसरा स्टेप, होते होते ही उसमें एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उसमें एग्जिस्टेंस आई, तो सदियां रिक्वायर की थी एवोल्यूशन ऑफ लीफ में। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ लीफ को डिस्कस किया। थैंक यू बेटा।